नमस्ते, मेरा नाम विनोद सालवी है और मैं चित्तौड़गढ़ के लिए आपका गाइड हूँ। चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो अपने नाम के लिए फ़ेमस है, अपने ग्लोरियस हिस्ट्री के लिए फ़ेमस है, क्योंकि यहाँ के जितने भी रूलर्स थे उन्होंने हमेशा अपनी आन बान शान की रक्षार्थ युद्ध में न्यौछावर किया था और उसी टाइम पर रानियों उपरानियों ने अपने आप को आग में समावित किया था, जिसको जौहर बोलते हैं। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट आप विज़िट करेंगी तो इसके जो 7 गेट आते हैं, 7 गेट इसीलिए कि ज़्यादातर सूर्यवंशी राजा थे, तो वो 7 गेट क्रॉस होके हम 1 बाय 1 हर एक जगह पे जा सकते हैं। तो हर जगह जाने पर आपको 113 मंदिर, 8 महल, 2 मीनारें और 84 पानी के टैंक मिलते हैं और एक दीवार जो आपको चारों तरफ मिलेगी, इस दीवार पे हम वॉक कर सकते हैं। तो ये पूरा 13 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। एकड़ में कहें तो ये 700 एकड़ में है और ये 6.5 किलोमीटर लंबी पहाड़ी, उसके दोनों तरफ दीवार है, तो ये लगभग 13 किलोमीटर का हो जाता है। अच्छा, एक बार बताइए हमें, अभी ये जो इसकी दीवार है, इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई लगभग 2.5 से 3 फीट है और ऐसी दीवार आप कुंभलगढ़ की देखेंगे जो 36 किलोमीटर में है, तो उस पर 4 से 5 घोड़े आराम से ऐसा पेट्रोलिंग कर सकते थे, चारों तरफ घूम सकते थे। तो दीवार पे हम चारों तरफ घूम सकते हैं, पूरा इंटैक्ट, कहीं से टूटा हुआ नहीं है। और इस तरह के हॉल आपको हर जगह मिलेंगे जो गर्म तेल और पानी के लिए रखे जाते थे। दुश्मन जब कोई आए तो यहाँ पर से गर्म पानी डाल दे, दुश्मन जब कभी भी आए हैं इस किले के अंदर, तो उन पे क्या है कि हथियारों का यूज़ नहीं करते हुए इजीली यहाँ से गर्म पानी उन पे फेंक दे तो वो वैसे ही घायल होके नीचे गिर जाए। तो जैसे कुंभा पैलेस यहाँ का प्रथम प्लेस होता है, उसके बाद मीरा टेम्पल, जैन टेम्पल, कुमश्याम टेम्पल, टावर ऑफ विक्ट्री, राज परिवार का शमशान घाट, जौहर स्थल जिसको बोलते हैं। और ये जहाँ पर हम पहुँचे हैं, ये जो है गौमुख टैंक है। ऐसा मानते हैं कि एक अंडरग्राउंड टनल होती है कुंभा पैलेस के अंदर, तो उसी सुरंग के थ्रू रानियाँ उपरानियाँ यहाँ तक आती थी, नहाती थी, पूजा करती थी, उसी सुरंग के रास्ते वापस अपने महल को चली जाती थी। इसको हम मेवाड़ का हरिद्वार भी बोलते हैं। ये राज परिवार के लिए रहता था और इसके अंदर एक आउटलेट सिस्टम दे रखा, जो ये पानी आउटसाइड में भी जाता, तो यहाँ से नीचे की तरफ एक झरना है, तो उसमें गिरते हुए वापस नदी में चला जाता है। तो अभी 40 फीट गहरा है और जब कभी भी गर्मियों में आएंगे तो ये लगभग 20 फीट गहरा रहेगा। ये पूरा एरिया तोफ खाना है और ये सारी तोपें जो है 1567 के अटैक के दरमियान ये छीनी हुई तोपें हैं। बेसिकली गन पाउडर का यूज़ राजपूत परिवार में बहुत कम किया गया था, क्योंकि ये इसके अगेंस्ट होते थे। तो फोर्ट के चारों तरफ जो हॉल है उसमें रखी जाती थी। तो ये तोप का छोटा वाला रूप। छंदम मतलब छंदम वॉर, जैसे एक बार अटैक किया और इधर से भी अटैक होता था, तो अगर ये अटैक में भारी पड़ जाते तो वो चीज़ें छोड़ के भाग जाते थे। अच्छा। और ये ओरिजिनली राजपूत परिवार की तोप है। अच्छा, ये जो इसके ऊपर निशान भी आप देख सकते हैं, इनकी आराध्य देवी का बहुत अच्छा बना हुआ इधर। अच्छा, तो ये कौन से देवी हैं? इधर से लो, सीधा इधर से। ये राजपूत परिवार में जितने भी डायनेस्टी राजस्थान में रूल करती थी ना, उनकी अपनी कुल देवी होती है। अच्छा, ये कौन सी देवी तो है? ये कुल देवी मानी जाती है वैसे तो यहाँ के राज परिवार की बाण माता। अच्छा, जो बाण माता या बाण माता भी बोलते हैं, तो उनकी है। और ये इस तरह की तोपें आपको चारों ओर मिलेगी। यहाँ पे आप देखें तो छोटे छोटे रूइंस हैं। तो इस फोर्ट के अंदर 113 टेम्पल्स थे, जिसमें से जैन टेम्पल भी थे, हिंदू टेम्पल भी थे। तो उनमें सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन हुआ था 1567 में। तो उस टाइम पे क्या है कि ये टूटी हुई जो रूइन पीसेज है, इनको वापस से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इकट्ठा करा के यहाँ पे एग्जीबिशन बना दिया। ऊपर से ज़्यादातर जो ऑनियन शेप है ना, ये अकबर के द्वारा जो लास्ट हमला हुआ था उस टाइम पे इसका डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो इस पर एक लोटस फ्लावर था, उसको डिस्ट्रॉय करके इस तरह से बनाया हुआ। और ये भी एक जैन टेम्पल है। जैन टेम्पल मतलब उस ज़माने में जितने भी अकाउंट से रिलेटेड जो काम होता था ना, वो जैन लोग करते थे। चीफ ऑफ फाइनेंस वो होते थे। इसको हम श्रृंगार चौरी के नाम से जानते हैं। श्रृंगार चौरी इसीलिए कि इसका जो डिटेल है बहुत अच्छा है। इसकी चारों तरफ जो कार्विंग आप देखेंगे ना, तो बहुत अच्छी है। कमल, उसके ऊपर एक कलश होता है, फिर एक कोकोनट होता है, जो हम कॉस्मिक पावर को इकट्ठा करने के लिए इस तरह से बनाते हैं। अब ये मंदिर 2 तरीके से बना हुआ है, नीचे से जैन मंदिर है, ये पूरा जैन मंदिर है, ऊपर से मुगल आर्किटेक्चर हो गया। तो बाहरी हमलावर ये चाहते थे कि जब कभी भी हमला करें ना हम, तो बाहरी लोगों के द्वारा ऐसा माना जाता था कि बाद वाले कोई भी आया तो उनको पता चले कि हमने यहाँ पे रूल किया था। बॉटम वाला एरिया है, इस पे लोटस फ्लावर है। अच्छा, हाँ, ये लोटस का प्योरिटी का प्रतीक मानते हैं। गणपति जब छोटे थे तो वो ऐसा मानते हैं कि इसी पे सोते थे। अच्छा, तो इसको पवित्रता का प्रतीक मानते हैं। फिर एक मॉन्स्टर है, इसको आप बड़ा दिखाएंगे तो ये राक्षस का मुंह है। हाँ, राक्षस। और ये ऐसी चीज़ें आपको नए घर पे, नई गाड़ी पे ऐसा स्टिकर मिलेगा। अब आगे जाएंगे कहीं पार्किंग प्लेस पे तो नई गाड़ियों पे भी ऐसा स्टिकर, ये नज़र बट्टू, इसको हम नरसिम्हा बोलते हैं, तो उसके लिए लगाते थे। फिर प्रॉस्पेरिटी के लिए, गुड लक के लिए, गणेश के लिए हाथी आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे गणेश जी का सर नहीं है जी। ये डिस्ट्रक्शन है ना, इसको तोड़ दिया गया था हमले के दरमियान। क्या कि बाहरी हमलावरों ने इसको डिफेस कर दिया। फिर इनकी सोशल लाइफ है, ये लाइफ स्टाइल जो होती है वो सारी है।
फिर ऊपर की तरफ आपको मिलेंगे यक्ष, यक्षिणी, किन्नर, गंधर्व, कपि, वानर, अच्छा, भूत, ऊपर तो पिशाच, नटनी, देवी देवता हैं वो सारे। और इसके चारों तरफ देखेंगे तो आपको अलग अलग टाइप की महिलाएं जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए हैं। अच्छा, और ये सारी जो वॉरियर्स हैं, देखिए उस ज़माने में महिलाओं के लिए भी फाइटिंग स्किल सीखना बहुत ज़रूरी होता था। तो बिल्कुल टॉप तक फुल्ली इसमें डिटेल दी हुई है। इसमें एक चीज देख रहा हूँ मैं, बहुत बारीकी का काम किया गया है, बारीकी की काफी सालों बन के तैयार हुआ है जी, मंदिर। मन से बनाए हुए हैं ये। वही तो। और उस टाइम पे क्या है कि इनका डेडिकेशन, बहुत स्किल्ड पीपल रहते थे, तो उन लोगों ने जितनी भी चीज़ बनाई अपने मन से बनाई थी, तो एक नंबर लगती है। और ज़्यादातर चीज़ें आप जैसे अभी रिसेंट बोले तो ये सारी चीज़ें अब जितना भी इक्विपमेंट है हमारे पास पर उतना नहीं बना सकते हम लोग। ये गार्गोइल इसको बोलते हैं, ये जो अभिषेक जो होता है ना सुबह सुबह, अच्छा अच्छा। तो उससे जो पंचामृत या चरणामृत को इकट्ठा करके फिर उसको काम में लेते थे, तो उसके लिए तो ये अलग अलग टाइप के आपको मिलेंगे। कभी भेड़ मिलेगा, कभी क्रोकोडाइल मिल सकता है, कभी गाय भी मिल सकती है। तो ये इस तरह अभी से भी वर्किंग में है क्या? अभी फंक्शनल नहीं है, अभी पूजा नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर जैन टेम्पल होता था तो वो अच्छा, टूट अच्छा। चुका है, तो इसमें वापस पूजा नहीं होती। बेसिकली उस टाइम पे हमले में जो मूर्तियाँ होती थी उनको खंडित कर दिया जाता था, तो उनमें ज़्यादातर मंदिरों में पूजा नहीं होती क्योंकि खंडित है। और इसका एंट्रेंस ये इस तरफ है, यहाँ से देख सकते हैं आप। अच्छा अच्छा, इधर से है जी, ये इस तरह से। अच्छा, हम यहाँ बैक से- साइड से घूम के जी, उस तरफ से घूम के आए, तो आप चाहें तो ऐसा। इधर से दिखाइए, अभी बंद कर रखा है यहाँ पे। अभी बंद है। और ये मैंने जैसे बताया था ना जैन टेम्पल, तो उनके सबसे ऊपर जैन जो तीर्थंकर थे उनका आइडल ऊपर की तरफ अच्छा, है। ठीक जी, ठीक ठीक। तो इनके क्या है कि 24 तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर में हर एक तीर्थंकर का मूर्ति या मंदिर आपको इस फोर्ट में मिलेगा। ऐसा मानते हैं पार्श्वनाथ जी का जैन टेम्पल होता था। जी, कुछ इसको शांतिनाथ जी का बोलते हैं। और इसके जस्ट बगल में ये बनवीर की अधूरी दीवार है। बनवीर एक दासी पुत्र था जिस फोर्ट को हड़पने के लिए उदय सिंह जी को मारने का प्रयत्न किया था, मगर पन्ना दाई जो होती थी उनकी दाई माँ, उन्होंने उनको बचा लिया था और उनकी जगह पर अपने खुद के पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाकर यहाँ से कुंभलगढ़ भेज दिया था। मगर बाद में क्या है कि उदय सिंह ने बड़ा होकर ये फोर्ट वापस अपने कब्जे में लेना चाहा, तब तक बनवीर को भी पता चल गया था कि उदय सिंह अभी जिंदा है। तो उस टाइम पे बनवीर ने ये दीवार बनाई थी कि उदय सिंह जब कभी भी हमला करेगा तो इस किले के 2 टुकड़े कर लेता हूँ, तो आधा उनको दे दूंगा, आधा मैं कर लूँगा। अच्छा। तो तभी से ये अधूरी ये दीवार यहाँ पे है। यहाँ तक बनी थी यहाँ तक ही बन पाई और फिर वो यहाँ से उसको हरा के भगा दिया। और अभी अच्छा। सीधा हम जाएंगे सामने की तरफ, जो कुंभा पैलेस है जिनके मेन एंट्रेंस वो सामने त्रिपोलिया गेट दिखाई देता है। अच्छा तो अच्छा। ये और हम जो जाएंगे यहाँ से होते हुए जाएंगे अपनी बाइक लेके उस तरफ से होते हुए। तो ये प्रिंसिपल पैलेस होता था जहाँ पर राज परिवार 8 to 16 सेंचुरी तक यहीं से रूल करते थे। और वहाँ पे एक बालकनी दिख रही है, सूरज की जो पहली किरण होती थी उसकी पूजा करने का प्लेस होता था, जिसको सूरज गोखड़ा या सन बालकनी बोलते हैं। ये ग्राइंडिंग मिल या इसको आप गरड़ कह सकते हैं। ये जिस रास्ते से हम पैलेस के अंदर एंटर कर रहे हैं ये स्पेशली हॉर्स के लिए रहता था। अच्छा। 7 घोड़े सूरज के होते हैं, उस हिसाब से सूर्यवंशी राजा अंदर की तरफ 7 घोड़ों की पूजा करते थे। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से आपका 40 रुपीज़ पर हेड टिकट रहता है। ओके। जिसको चेक कराने के बाद ही हम अंदर एंटर कर पाते हैं। और ये टिकट अपने पूरे फोर्ट के लिए है। ओके। म्यूज़ियम के छोड़ के सभी जगह हम इस टिकट से विजिट कर सकते हैं। तो उस टाइम पे 7 घोड़े बांधकर उनकी पूजा होती थी, उनकी सवारी नहीं की जाती थी। सुबह सुबह सूरज की पूजा करें। अच्छा अच्छा। तो सूरज की पूजा के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा बालकनी बनाया है जो आप देख सकते हैं। अच्छा, वो सामने की तरफ एक बालकनी है। अच्छा अच्छा। तो उसको सूरज गोखड़ा बोलते हैं, सन बालकनी। मगर कभी कभी सूरज नहीं दिखे तो ऐसा सिचुएशन होता था, तो यहाँ पर एक 1.25 मन सोने का सूरज होता था। 1.25 मन 1.25 मन सोने का सूरज माय गॉड। यहाँ रखा जाता था, उसकी पूजा करके फिर खाना वगैरह खाते थे। तो ये 7 घोड़ों पूजा करने की जगह होती थी और ये सूरज की जो पहली किरण की पूजा करने का प्लेस था, जिसको सन बालकनी या सूरज गोखड़ा हम लोग बोलते हैं। ओके ओके। तो ये पूरा कोर्टयार्ड होता था, तो राज परिवार का एक तरह से ये मीटिंग हॉल होता था। राज दरबार, राज लोगों का यानी रॉयल पर्सन होते थे, उनका मीटिंग हॉल है। और 3 प्लेटफॉर्म है, इनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो बैठा करते थे। तो यहाँ 3 प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे। मेवाड़ रीजन आप पूरा विजिट करें तो इसमें छोटे बड़े 84 फोर्ट्स थे। वो 84 फोर्ट्स जो होते थे ना, उन पे 84 नोबल्स होते थे इनके मिनिस्टर्स। तो उनकी राज परिवार के साथ मीटिंग हो तो वो यहाँ पे आके मीटिंग कर सके। और सामने जो बालकनियाँ हैं ये कनेक्टेड है फेमिनिन अपार्टमेंट के लिए। तो उधर वो वाला हिस्सा रहता था रानियों के लिए। तो रानियों का महल होता था, तो वो भी अगर इंटरेस्टेड हो मीटिंग सुनने के तो यहाँ तक आ सकती थी, सजेस्ट भी कर सकती थी। कभी कभी किन्नरों को रखा जाता था जो उनकी जो भी बात हो इधर उधर ट्रांसफ़र कर सके थे इसके लिए। ये जो नगाड़ खाना जिसके नीचे कुछ टूरिस्ट खड़े हुए ना, तो नगाड़े शनियाँ वगैरह बजाने के लिए एक प्लेस होता था। इसमें आने जाने का रास्ता भी ईस्ट को फेस करते हुए रखा। इसका नाम त्रिपोलिया है।
ब्रह्मा विष्णु महेश को डेडिकेट है। तो इस फोर्ट के अंदर पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर ये पूरा जो किला है ये जैसे एक पहाड़ी के ऊपर लगभग 200 मीटर की हाइट पे बनाया हुआ, तो इसके अंदर हम घूमेंगे तो इसके अंदर पूरा का पूरा एरिया रॉकी है। तो इसमें कोई कल्टीवेशन के लिए कोई प्लेस नहीं होने के कारण यहाँ पे हम कुछ उगा नहीं सकते। तो ये ऑयल लैम्प के लिए रहता था, जहाँ पर दीपदान के लिए रहता था। अच्छा, यहाँ पर दीपक रखे जाते थे उजाले के लिए जी। और ऊपर की तरफ ये एरियल व्यू लोटस फ्लावर का जो आपको मोस्टली हर एक जगह पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक कहावत है कि चित्तौड़गढ़ में देखने के लिए, खंडर सुनने के लिए, इतिहास खाने के लिए सीताफल और ले जाने के लिए पवित्र मिट्टी है। क्योंकि यहाँ के जितने भी इन्वेडर्स थे उन लोगों ने जब यहाँ पे इन्वेट किया था तो उस टाइम पे उन लोगों ने सबसे ज़्यादा गन पाउडर का यूज़ किया था, बारूद का, तो उससे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। तो सारी जगह आपको टूटा फूटा देखने को मिलेगा। और चित्तौड़गढ़ के बारे में कहावत है एक और है कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, रानी में रानी पद्मिनी बाकी सब रनैया, ताल में ताल बेताल बाकी सब तलैया, और राजा में राजा रामचंद्र बाकी सब रैया। तो क्या है कि ये पूरा वंश जो है ना उसी वंश है जिसे राजा राम थे ना उनके वंश है। तो इन लोगों का एक टाइटल रहता था जिसको हम राणा और महाराणा बोलते हैं। राणा मतलब वॉरियर। इन लोगों ने ना तो कभी सरेंडर किया ना कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा। तो ये चारों तरफ जहाँ जहाँ हम विजिट करेंगे तो वहाँ पे सारा चीज़ टूटा हुआ देखने को मिलेगा। और जैसे पूछ रहे थे कि ये रानियों का महल टूटा हुआ क्यों, अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ा, बहादुर शाह ने तोड़ा, अकबर ने तोड़ा। तो ये 3 हमलों में 3 बार इसका बिल्कुल विनाश हो चुका था। इसका वापस से रेनोवेशन 17 और 18 सेंचुरी में जैसे राणा शंभू सिंह जी, राणा सज्जन सिंह जी द्वारा वापस से हुआ है। तो कहीं कहीं नई चीज़ है जो मैं आपको स्पेशली दिखा दूँ। अच्छा, ये एक सुरंग है जो बहुत सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि रानी पद्मिनी का जौहर यहाँ पे हुआ था 1303 में। इसके नीचे जी। अच्छा अच्छा। पर ओरिजिनली रानी पद्मिनी का जो जौहर हुआ था वो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे की तरफ राजपरिवार का शमशान घाट है जिसको सती स्थल बोलते हैं या जौहर स्थल भी बोलते हैं, तो वहाँ पे हुआ था। कर्नल टोड ने एक बुक लिखी थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान से, तो उसको पूरा इसके बारे में श्योर नहीं था। तो उन्होंने क्या कि ऐसा कहा कि इसके अंदर रानी ने जौहर कर लिया। तो ऐसा बताया जाता है ना इतिहास में तो 16,000 रानियों ने जौहर किया था, तो इसके अंदर इतनी नहीं आ पाएगी। वैसे एक भी करें जौहर तो इसके अंदर ऑक्सीजन का बहुत कमी रह गया, तो आग भी नहीं जलेगी उस तरफ से। तो यहाँ से हम 1 किलोमीटर जाएंगे जहाँ पर राजपरिवार का शमशान घाट है, वहाँ पे रानी पद्मिनी का जौहर हुआ था। और ये स्पेशली होती थी रानियाँ उपरानियाँ कभी कभी नहाने के लिए जाएँ तो क्या कि उस टाइम पे वो एक तरह से सेलिब्रिटी होती थी, उनके अपने ही लोग उनके दुश्मन होते थे या कोई भी उनको मार ना डाले। तो इस तरह से जितनी भी रानियाँ उपरानियाँ राणा लोग जो होते थे तो सीक्रेट टनल या इस तरह की सुरंगों से जाते थे या उनकी बॉडी डबल रहते थे। ये जो सारी दीवारें हैं ये अकबर के टाइम पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो उसी टाइम की टूटी हुई। और बेसिकली 500-700 साल हो गए इसको, 2-3 बार इसको तोड़ा गया है ना। और बहुविवाह प्रथा होने के कारण यहाँ से एक से अधिक कमरे, उसका कारण ये होता था कि एक से अधिक रानियाँ इसमें रह सके इसलिए। और ज़्यादातर जो रूम्स है यहाँ के छोटे छोटे मिलेंगे क्योंकि यहाँ के राजपरिवार अपने आप को एकलिंग दीवान कहते हैं, हम लोग उनको एकलिंग दीवान बोलते हैं। शिव के अपने आप को सेवक समझते थे, तो बहुत लग्जरियस लाइफ के जीने के आदी नहीं थे, बिल्कुल सिंपल लाइफ स्टाइल रहता था। और रूम इसीलिए छोटे हैं कि वो मानते थे कि इस प्रॉपर्टी के जो ओरिजिनल ओनर है एकलिंग है और हम केवल उनके एक दीवान हैं। हाँ, उनके दीवान है। और उनका टाइटल जिसे राणा कहा गया था, बापा रावल से लगाकर रावल रतन सिंह तक उनका टाइटल रावल रहता था। रावल का बेसिक नियम जो होता है गुजरात में, जिसे जितने भी रूलर होते थे, क्योंकि बापा रावल गुजरात के एड़र गाँव के रहने वाले थे, रावल का मतलब होता है फ्रंटियर, जो आगे ही आगे रहे। अच्छा अच्छा, तो हर काम में आगे रहे, हर काम में आगे ही आगे। तो रावल एक उपाधि होती थी बेसिकली। तो ये रावल जो कहलाए थे बापा रावल से लगाकर राणा रतन सिंह तक, जो रानी पद्मिनी के पति होते थे, यहाँ के किंग थे। और उसके जस्ट बाद जो राणा हमीर आए तो राणा हमीर को एक टाइटल मिला, राणा मतलब वॉरियर, बैटल फील्ड में लड़ने वाले। तो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, तो इसके लिए इनको वॉरियर का नाम दिया, यानी राणा। रानियाँ उपरानियाँ आउटसाइड में आना जाना अलाउड नहीं होता था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जितनी भी रानियाँ उपरानियाँ कोई भी रिचुअल हो, जैसे किंग युद्ध से आ रहे हैं या युद्ध में जा रहे हैं, तो उनकी फेयरवेल या वेलकम के लिए वो यहीं से उनको वेलकम कर सकते। अच्छा, यहाँ पे मेन रानी वेलकम करते थे ना, ये बड़ी के लिए रहता था। और जैसे सिटी पैलेस उदयपुर का भी आप देखेंगे तो उसमें भी इसी तरह से बालकनियाँ बनी हुई हैं। ये जितने भी कमरे हैं इसमें देखिए 3 मंजिला इमारत है। एक फ्लोर ये यहाँ तक है, यहाँ पे एक स्लैब रहता था, दूसरी फ्लोर वो है और 3rd फ्लोर ऊपर की तरफ। इसमें आने जाने का रास्ता बाहर से है जो हम जाते वक्त देखेंगे। तो रानियों के लिए ऐसे छोटे छोटे रूम्स रहते थे। इसका कारण जैसे छोटे रूम और 3 से अधिक है, 4 से अधिक है, तो इसका कारण था बहुविवाह प्रथा था। और यहाँ पे कहीं कहीं ओरिजिनल फ्रेस्को पेंटिंग होता था, अच्छी पेंटिंग होता था। उसी जमाने का पेंट है ये? जी, उसी ज़माने का, जिस 1448 में लास्ट रेनोवेशन राणा कुंभा के टाइम पे हुआ था, तो उस टाइम का है। और इसका ओरिजिनल प्लास्टर ये रहा,
इसको बनाने के लिए जैसे इस पत्थर को आप ग्राइंड करेंगे तो वाइट पाउडर बनेगा। फिर इसके अंदर जितना भी चिकना फूड हम खाते हैं जैसे शहद, गुड़, घी, गोंद, मेथी वगैरह, ये सारा इसमें मिक्स करके फिर इसका प्लास्टर होता था, जिससे सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडा रहे। इसीलिए ज़्यादा भी उसके लिए चलता था वो, जिससे हम, लेकिन आज के टाइम पे जो सीमेंटेड मकान बनने इसकी लाइफ 100 से ज़्यादा ही नहीं है, 100 सही है। तो ये जो इंजीनियरिंग के हिसाब से 70 ईयर मान लेते हैं कि 70 ईयर बाद गवर्नमेंट उसको अलाउड नहीं करती, उस बिल्डिंग को आपको वापस डिसमेंट करना पड़ेगा। मगर ये हज़ारों सालों से खड़ा हुआ है। हर आदमी या हर इन्वेटर यहाँ पे आया है उसमें कुछ न कुछ तोड़ फोड़ के लिए आया, मगर फिर भी ऐसी अच्छी कंडीशन में है। इसका कारण यही कि ओरिजिनल मेथड उन लोगों ने जो यूज़ किया था उससे ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जैसे भारत पाकिस्तान अलग हुआ था तो उस टाइम पे रिफ्यूजी भी यहाँ पे बहुत सारे रहे हैं। अच्छा, जो सिंध प्रांत के थे, उनका अलग से कॉलोनी शहर में है। और ये यहाँ पे क्या है कि रानियों के महलों में राणा लोग जो आ सकते थे, उसके अलावा सैनिक लोगों को यहाँ पर अपॉइंट नहीं कर सकते थे। तो उस टाइम पे किन्नर वगैरह जो होते थे या मेड सर्वेंट्स होती थी, तो उन लोगों के लिए छोटा सा रूम बनाया। उस ज़माने का टॉयलेट है। और हाँ हो, ये अलग, ये इस तरह के कभी कभी इमरजेंसी में बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे होते हैं तो यूज़ कर लेते हैं, तो थोड़ा सा स्मेल आता है। और सामने बाथरूम है, ये इस तरफ बाथरूम वाला एरिया है, वो टॉयलेट है। इस तरह से बाथरूम है। और इसमें देखेंगे तो आप उससे ज़्यादा बड़ा है। और ऊपर मुझे लग रहा है जो रूम है रहने का, लिविंग एरिया उससे भी बड़ा है बाथरूम। जी, लिविंग एरिया से भी बड़ा है। तो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। और ये जितने भी कोने में जो ऐसा लगा हुआ ना, तो इसके ऊपर देखिए एक पिलर रहता था ऐसा ऊपर तक। फिर एक बीम रहता था और उस पर स्टोन स्लेब रहता था, जैसे कि ये भी बना हुआ नीचे जो बीम के लिए है ना। इसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम हर जगह आपको मिलेगा। जैसे ये स्टोन है तो इसके अंदर ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है, ऊपर वाला स्टोन इसमें लॉक हो जाए। इस तरह से गड्ढे एक दूसरे से रहते थे। यहाँ के बेडरूम आप देखेंगे तो बिल्कुल छोटे मिलेंगे आपको, बहुत लग्जरियस लाइफ जीने के आदी नहीं होते थे, बिल्कुल सिंपल लाइफ स्टाइल होता था उन लोगों का। और जैसे मेवाड़ के राजाओं ने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया है जी। महाराणा प्रताप को देखो, जंगल में रहे थे, घास की रोटियां खाई थी। बप्पा रावल से रावल रतन सिंह तक ऐसे कोई भी किंग नहीं हुए थे जिनका लाइफ स्टाइल स्ट्रॉन्ग ना हो या संघर्षों से नहीं बीता हो। तो ये यहाँ से रूम आप अंदर से जाके देख सकते हैं। अंदर की तरफ बिल्कुल अंधेरा है और कहीं पर भी विंडो नहीं है। चमगादड़ बहुत है इसमें। जी, चमगादड़ बहुत होने के कारण थोड़ा सा स्मेल भी देता है। बहुत बदबू। ये यहाँ पे दिखा सकते हैं चमगादड़ कितनी लटकी हुई है, जैसे सजाई हुई हो वैसा। अरे बाप रे, है ना। तो ये बेडरूम होते थे किंग के। इसमें सोने के लिए जो बेड होता था ना, वो 5 फीट का रहता था, जबकि किंग का साइज रहता था वो 7 फीट का। अच्छा, मतलब किंग का हाइट 7 फीट और बेड 5 फीट का। 2 फीट के पैर बाहर निकले तो 2 फीट जो पैर बाहर निकले ना, वो जमीन पे टच होते रहते थे, ताकि रात के टाइम पे उनको कोई बांध भी दे तो सडनली उठ खड़े हो सके, फाइट कर सके, मूव कर सके। और 2 रूम बना रखे हैं यहाँ पे, एक यहाँ पर और एक इस तरफ। तो ये क्या है कि फोर्स को रिड्यूस करने के लिए, जब कभी भी कोई एनिमी आए या उनके दुश्मन आए तो उनको पता नहीं चले कि ओरिजिनली किंग सोए कहाँ हैं। कभी एक में डमी होता था, कभी ये 2 रूम जो है एक जैसे बनाए गए बिल्कुल। जी। तो ये कभी कभी बॉडी डबल भी होता था। 2 रूम एक जैसे बना रखे हैं तो उनके कन्फ्यूजन के लिए। युद्ध में जाने से पहले राज परिवार की तरफ से केसरिया करवाया जाता था। केसरिया बाना पहन अपने आप को रण में झोंकना, तो उससे पहले केसरिया राज परिवार की तरफ से पहनाया जाता था। तो वो जगह है। उस ज़माने में रानियों के लिए भी ड्यूटी रहती थी। मोस्टली प्रथम क्वीन जो होती थी उनके लिए मस्ट होता था कि वो बैटल में जाएं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने जब हमला किया था तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में तो 16,000 औरतों का जोर हुआ था। और उस टाइम पे रानी पद्मिनी से जो बड़ी वाली रानी थी उनका नाम था नागमती, वो युद्ध में गए थे रावल रतन सिंह के साथ। प्रिंस और प्रिंसेस जो होते थे वो 3 मंजिला इमारत है, वहाँ पे रहते थे। 14 साल की उम्र तक एक तरह से वो बोर्डिंग स्कूल होता था। पूरा जो चित्तौड़गढ़ शहर है लगभग 200 मीटर की हाइट पे हम हैं, जो पूरा ब्लू सिटी के नाम से फेमस है, क्योंकि ब्लू कलर यहाँ पे करने से थोड़ा टेम्परेचर डाउन रहता है, क्योंकि राजस्थान में गर्मियाँ अच्छी होती है ना। और ये पूरा जो ग्रीन वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ से गौर से देखेंगे तो पहला ब्रिज ये है, दूसरा ये है, तीसरा वो है, चौथा वो है। ये इसको गंभीरी रिवर बोलते हैं, जो मध्य प्रदेश से आती है। यहाँ जाके ये बेड़च में मिल जाती है। बेड़च नदी वो सामने की तरफ से एक ब्रिज दिखता है जो शाइन करते हुए, अच्छा, वो आ रही है उदयपुर से। तो ये दोनों नदियाँ यहाँ मर्ज हो जाएगी और यहाँ से जाके ये बनास में मिलती है। बनास फिर चंबल में, चंबल फिर यमुना में मिक्स हो जाता है। इन्हीं नदियों के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीमेंट इंडस्ट्री है। 10-12 सीमेंट इंडस्ट्री के प्लांट है। राज परिवार का जितना भी फूड वगैरह जो होता था या उनका असला होता था, हथियार होते थे, तो उसको रखने का प्लेस रहता था। और सामने की तरफ एक आइडल देख रहे हैं जो अन्नपूर्णा, जो फसल की देवी मानते हैं, अन्न की देवी, तो उनकी प्रतिमाएं हैं। जैन साध्वी देवरी ये नाम है इस चित्तौड़गढ़ के मंदिर का। अच्छा, इसके अंदर छोटे छोटे 27 टेम्पल्स हैं। यहाँ से पिलर से आप स्टार्ट करें तो जैसे लोटस फ्लावर है, फिर मॉन्स्टर फेस है, और चारों तरफ आप देखेंगे तो अप्सराएँ हैं,
नृत्य करते हुए जो त्रिभंगिमा प्रतिमा होती है, त्रिभंगिमा यानी 3 अलग अलग कर्व है इनमें। जैसे 24 तीर्थंकरों की हम बात कर रहे थे ना, तो उनके मंदिर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे इस तरह से होते हुए ये छोटे छोटे मंदिर चारों तरफ है। अच्छा, चारों तरफ आप घूम के देखें तो ये 27 टेम्पल्स है। यहाँ पर 2 मंदिर हम देखेंगे, एक तो मीराबाई का मंदिर है, दूसरा है कुंभ श्याम टेम्पल। इसको कभी भी देखें तो जैसे यहाँ से ये सोमनाथ की तरह लगता है, त्र्यंबकेश्वर की तरह। तो वो सामने वाला छोटा वाला मंदिर है, इसको मीराबाई का मंदिर बोलते हैं, जहाँ पे मीराबाई का ज़्यादातर समय बीता था। विक्रमादित्य ने जहर भेजा था, जो मीरा ने पिया था तो वो अमृत हो गया था, तो उनका मंदिर। और ये इस तरफ मीरा के गुरु थे संत रविदास जी, रैदास भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो उनके चरण चिन्ह इस पे। और एक बहुत अच्छी आर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जिसकी छत पे है, जिसमें 1 सिर 2 हाथ और 5 शरीर है। ये एक्सप्लेन करता है एयर, फायर, अर्थ, स्काई और वाटर। हमारा शरीर 5 तत्वों से बनता है और उसी में विलीन हो जाता है। मोस्टली ऐसा आपको जैन मंदिर में देखने को मिलेगा। इस मीराबाई के मंदिर के अंदर जो मूर्ति है 2003 की है। पुराना मूर्ति जो होता था मीराबाई अपने साथ रखती थी। जो आप सिटी पैलेस उदयपुर कभी भी जाएं तो मुख्य मूर्ति मुख्य महल में रखी हुई है, जहाँ पर राजपरिवार रहता है। हंस के तू पी ले विष का प्याला, तो है का डर तुरे संगी गोपाला। मीराबाई जी के लिए लिखा था एक गाना। ये चित्तौड़गढ़ का विश्व विख्यात प्लेस है जिसको हम जौहर स्थल के नाम से जानते हैं। धर्म और सम्मान के लिए स्वयं को बलिदान कर देने वाली माँ पद्मिनी और उन 16,000 छत्राणियों को मैं नमन करता हूँ। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था, तो उस टाइम पे रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 औरतों को साथ एक ही साथ जौहर हुआ था। तो ये गार्डन पहले 10 से 15 फीट गहरा खड्डा होता था, जिसमें चंदन की लकड़ियों से आग जला दी जाती थी, मंत्रोच्चारण अनुष्ठान होते थे। अच्छा, मतलब हवन कुंड था पहले? हवन कुंड होता था, तो उसी के अंदर अपने आप को 1 बाय 1 करके आहूत कर देती थी। और ये जो आहुति दी जाती थी अपने आप की, उससे पहले उनके फेस्टिवल होते थे, जैसे बहुत अच्छे फेस्टिवल मनाए जाते थे। और सभी तरह के श्रृंगार करने के बाद रानियाँ, उपरानियाँ और बच्चे अपने आप को यहाँ पे आके ख़त्म कर देते थे, जिसको हम जौहर बोलते हैं। सती का मतलब जैसे पति के साथ में जिंदा आग में जलना, वो तो सती कहलाता है। और जब कभी भी बाहरी आक्रमण जो हुए थे तो उस दरमियान उन लोगों द्वारा रानियाँ, उपरानियाँ और महिलाओं को कैप्चर करके ले जाया जाता था। तो अपनी आन बान शान की रक्षार्थ रानियाँ, उपरानियाँ अपने आप को आग में जला दे, उसको जौहर बोलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे किले को 6 महीने तक के लिए सीज करके रखा। लगातार छंदम युद्ध ये लड़ते रहे। तो जब फूड खत्म हो गया था तो उसके बाद रानियाँ, उपरानियाँ और वीरांगनाओं के नेतृत्व में तो जौहर हुआ। और उसी टाइम पे राणा जो थे यहाँ के थे, जिनको रावल रतन सिंह के नाम के से जानते हैं, तो उनके नेतृत्व में बहुत बड़ा हमला अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर में किया गया था और वीरता से लड़ते हुए वो वहाँ पे शहीद हो गए थे। तो उसके जस्ट 1.25 महीने बाद यहाँ पे बहुत बड़ा जौहर हुआ था, जिसको हम रानी पद्मिनी के जौहर के नाम से जानते हैं। दूसरा जौहर जो हुआ था कर्णावती के टाइम पे हुआ था। कर्णावती राणा सांगा की पत्नी होती थी, तो उन्होंने भी यहाँ पर 10 साल तक रूल किया था। अपने जीवन काल में उन्होंने 14 युद्ध लड़े थे, मगर अंतिम युद्ध जो होता था बहादुर शाह का था। बहादुर शाह गुजरात का सुल्तान था, उसने भी फोर्ट को 14 महीने तक सीज करके रखा। तो उस टाइम पे भी उन्होंने गुरिल्ला वॉर लड़ा, बहुत वीरता से लड़ा, मगर अंत में उन्हीं के गुरिल्ला वॉर का मतलब क्या होता है? वॉर ऐसा होता है कि जब कभी भी सामने की सेनाएं भारी हो, उनकी संख्या ज़्यादा हो, अपनी संख्या कम हो और फेस टू फेस लड़ना बड़ा मुश्किल होता था, तो ऐसी सिचुएशन में होता था कि गुरिल्ला वार सडनली अटैक करके उस जगह से हट के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। तो दूसरा सबसे बड़ा जौहर 14,000 औरतों का रानी कर्णावती का हुआ था, वो 1535 में हुआ था। और फिर ये कैपिटल यहाँ से कुंभलगढ़ चली गई थी। तो कुंभलगढ़ जाने के बाद यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी थे फतेह चुंडावत, उनके नेतृत्व में फाइट लड़ी गई थी और वो 2 साल तक अकबर ने सीज करके रखा था। तो वो और उनके 2 सहयोगी थे जयमल जी और कल्ला जी, बड़े वीरता से लड़े। और जयमल जी और कल्ला जी इतने फेमस थे कि ऐसा मानते हैं कि उनके जयमल जी को पैर पे गोली लगी थी, तो वो कल्ला जी की पीठ पे बैठ के लड़े। तो वहाँ पे कहते थे कि अपने पैलेस से लड़ते हुए वो वहाँ तक पहुँच गए थे, मगर वहाँ पे उनका गर्दन कट के गिरा। तो उनकी पूजा यहाँ होती है और उनके सर की पूजा अपने गाँव में होती है। तो उनको हम जुजार बोलते हैं। सर कटने के बाद भी घंटों तक लड़ते रहे, उनको हम जुजार बोलते हैं। तो उस टाइम पे उनके शहीद होने के जस्ट बाद जो फूल कमर के नेतृत्व में जो जल जौहर हुआ था, जल जौहर यानी पानी में कूद के भी बहुत सारी महिलाओं ने अपने आप को ख़त्म की थी, तो वो जगह भी हम देखेंगे। और इसमें सामने की तरफ देखेंगे तो एक छोटा सा यज्ञ विधि बना रखा है। यज्ञ विधि वो प्लेस है जो चैत्र महीने की जो पहली एकादशी होती है, यहाँ पर रेगुलरली राजपरिवार की तरफ से एक हवन होता है। जितनी महिलाएं शहीद हुई थी उनकी आत्म शांति के लिए राजपरिवार यज्ञ करता है और उस दिन लाखों लोग यहाँ पे आते हैं। और ये पहले गड्ढा होता था, उसको फिल करके मेंटेन कर दिया गार्डन में।
ताकि कोई भी यहाँ से रिसाव हो ना तो उससे टावर और टेंपल को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे खुदाई करके मूर्तियाँ, ऑर्नामेंट्स, हड्डियाँ निकाल लें, तो उस चीज़ को सेव करने के लिए इस तरह से आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने कर दिया और वही सारा मेंटेन करती है। समाधीश्वर टेम्पल है के अंदर जो मूर्ति हम देखेंगे तो उसके अंदर 3 बड़े चेहरे हैं, जिसमें ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। उसकी हाइट लगभग 9 फीट ऊंचे पत्थर पर है और ये राज परिवार की तरफ से बनाया हुआ नहीं है। ये जो टेंपल बनाया था ये राजा भोज ने बनाया था, जो मध्य प्रदेश के राजा थे। 11वीं सेंचुरी में पूरा चित्तौड़गढ़ उनके कंट्रोल में रहता था, तो उनके द्वारा बनाया हुआ था। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ा था, वापस इसका रेनोवेशन हुआ था राणा कुंभा के पिताजी द्वारा, तो इसीलिए हम इसको मोकल टेंपल भी बोलते हैं। राणा मोकल जो कुंभा के पिताजी हुआ करते थे, तो उन्होंने इसको 1428 में इसको रेनोवेट किया था। फिर अंतिम रेनोवेशन जो हुआ था अभी 17वीं सेंचुरी का है, तो कहीं कहीं जैसे नए पिलर आपको दिखते नहीं है, अच्छा कौन सा जिसमें ये कोई है? कार्विंग नहीं है, इधर दिखाओ, ये वाला पिलर। ये 17वीं सेंचुरी के कहीं पे नए पिलर हैं, क्योंकि अपना इतना स्किल्ड पर्सन है नहीं। ये सोलंकी स्टाइल है। सोलंकी बेसिकली एक डायनेस्टी का नाम है जो गुजरात और मध्य प्रदेश में रूल करती थी, और इस टाइम पे क्या कि इस टाइप की टेंपल आर्किटेक्चर का इन्वेंशन हुआ था या डेवलपमेंट हुआ था, तो इसको आप लोटस फ्लावर मॉन्स्टर या ये आपने एक बार गहराई से दिखाई है, इसमें देखिए यहाँ से दिखाइए मूर्तियाँ, जो कितनी गजब की मूर्तियों को डिजाइन की गई है। तो इसमें जैसे यहाँ पे आएंगे तो किंग जो है इधर राणा लोग उस जमाने में संतों से बात करते हुए, बड़ी लॉन्ग बेड है यहाँ पे, संतों से बात करते हैं। उनके जो सोल्जर्स यहाँ पे छाता लेके खड़े हुए हैं, ओके। और ये जितने भी उनके गार्ड्स हैं, इधर रानियाँ सॉरी उस जमाने की जितनी भी नृत्यांगनाएं हैं या गंधर्वनियाँ हैं, तो वो देखो जैसे इनके साथ में ये ढोलक है, ऐसा कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बच्चे भी इंटरेस्टेड होते थे तो वो भी नाच सकते थे। हाँ। और यहाँ पे देखेंगे तो युद्ध में जाते हुए का सीन है, बैटल फील्ड के अंदर का, तलवारें वगैरह ले रखी हैं। वहाँ देखेंगे तो ये मसाज वगैरह जो होता था, क्वीन बैठी हुई है और जितने भी मसाज करने वाले यहाँ पे बैठे अच्छा, और ये भी इधर मसाज हो रही है। ये हाँ, ये इस तरह के छोटे छोटे आइडल आपको चारों तरफ मिलेंगे। एक प्रतिमा बनी है, ये ऊँट की है। ऊँट के ऊपर ये कौन है? राजा है? ये राजा है। ऊँट के ऊपर राजा बैठे। ऐसी हमने प्रतिमा अभी तक नहीं देखी, ये पहली देख रहा हूँ यहाँ तो पे। ऐसा होता था कि जैसे राजस्थान के अलग अलग स्टेट में जाओगे ना, स्टेट का मतलब पहले छोटी छोटी रियासतें होती थी, तो कैमल जो होता है राजस्थान में लव का प्रतीक होता है। यहाँ के जितने भी राज परिवार हैं उनके अच्छे रिश्ते होते थे उन लोगों के साथ, है ना। तो जैसे ये राठौड़ों का रूलिंग एरिया रहता था, तो उस तरफ ऊँट पे बैठते थे। लव के लिए ये है, ये प्रॉस्पेरिटी के लिए रहता है हाथी, गुड लक के लिए, और घोड़ा जो होता है स्पीड के लिए, जैसे उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर या जोधपुर। ये हिंदू मंदिर है, लेकिन यहाँ पे भी देखो जैन धर्मों के यहाँ पे बेसिकली जैनिज्म को एक तरह से हिंदुइज्म का एक ब्रांच या एक शाखा बोला जाता है, और यहाँ पर इसी मेन शाखा तो अपने हिंदू है जी, उसी से निकले हैं सभी उसी से सारे निकले हुए। ये विश्वविख्यात मीनार टावर जो है, इसको विजय स्तंभ बोलते हैं हम लोग। इसको विष्णु स्तंभ भी बोलते हैं और इसको नवग्रह स्तंभ भी बोलते हैं। इसको बनाने का जो कारण था, हमारे 2 पड़ोसी राज्य नेबरिंग स्टेट है, उनको एक को मालवा बोलते हैं जो मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है, और एक है गुजरात। तो मालवा यानी महमूद खिलजी मालवा से और अहमद शाह गुजरात से, उन दोनों ने चित्तौड़गढ़ पे अटैक किया था। तब राणा कुंभा यहाँ पे रूल करते थे। तो राणा कुंभा ने उन दोनों को सहारनपुर यानी मध्य प्रदेश में जाके दोनों को हरा के पकड़ के लाके इस फोर्ट में कैद रखा था 6 मंथ के लिए। तो इस विजय को यादगार बनाने के लिए उन्होंने इस टावर का निर्माण किया था, तो इसका नाम जो दिया गया था विजय स्तंभ। वहाँ पे 157 ऐसे सीढ़ियाँ स्टेयर से बिल्कुल टॉप तक जाती है, जो 2020 से पहले हम लोग आ जा सकते थे। तो इसे 157 स्टेयर्स चढ़ के हम 9वें फ्लोर तक जा सकते हैं। मतलब चारों तरफ अगर घूमे तो इसके अंदर 70,000 से ज़्यादा छोटी बड़ी मूर्तियाँ हैं जो देवी देवता 70,000 70,000 बिल्कुल अंदर और बाहर की तरफ चारों तरफ। मतलब कोई सोच नहीं सकता इस पिलर में, इस कीर्ति स्तंभ में 70,000 मूर्तियाँ। अंदर की तरफ रामायण महाभारत पूरी खुदी हुई है, और इसमें क्या है कि सारी मूर्तियों को खंडित किया हुआ था। जो अंतिम हमला जो हुआ था ना उस दरमियान, वो क्या है कि उस ज़माने में ऐसा मानते हैं कि 10,000 लोग रेगुलरली काम करके ये तैयार की थी, और उसमें 90 लाख रुपए का कुल खर्चा आया था जब ये बना था। ये कौन से सेंचुरी में बना था? ये 1448 से 58 के बीच का है। ये राजस्थान पुलिस का जो लोगो है, ये राजस्थान पुलिस का लोगो है जी। एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी यही लगता है। ये पद्मा रानी की सती माँ की मूर्ति है। अच्छा। पद्मा, अलाउद्दीन खिलजी आया सन 1303 में मेहमान। अच्छा। तो अलाउद्दीन खिलजी की नीयत खराब है कि ऐसी खूबसूरत रानी अपन के महल में होनी चाहिए, लेकिन पद्मा रानी ने हार नहीं मानी और अलाउद्दीन खिलजी को मुंह नहीं बताया। रानी हाथ में शीशा, मुंह दे के विचार कर रही है, भगवान नारायण मेरे को ऐसी सुंदर क्यों बनाई, कल मेरे को जिंदा जोर करना पड़ेगा। भगवान नारी को ऐसी सुंदर मत बना। फागुन के 10 दिन, होली के 10 दिन बाद 11 के दिन रानी ने जोर किया। और ये जो है गाय का मुंह है, इसमें से पानी गिरता रहता है। ऐसे 5 से 7 गाय के मुंह उधर तक जाते हैं तो मिलते हैं।
और अंदर ही एक शिवलिंग है, विश्व विख्यात टेम्पल है। तो उस टाइम पे कहते थे कि रानियाँ उपरानियाँ उसी सुरंग से आके यहाँ पे नहाना, पूजा करना, वहीं से वापस चले जाना। हज़ारों फिशेज इसमें हैं। अच्छा, और जो छोटी छोटी मछलियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं। जी, मछलियाँ ये क्या है कि छोटी मछलियों को ये खाने के लिए आ रही है। ये अभी हम रानी पद्मिनी के पैलेस पे हैं, जिसमें हम एंटर करते ही ये जो सामने वाला स्ट्रक्चर देखते हैं इसको बारादरी बोलते हैं, जहाँ पे सोल्जर्स वगैरह रहते थे। अंदर की तरफ केवल मेड सर्वेंट्स होती थी। इधर ये छोटे छोटे रूम्स है, तो चीफ ऑफ मेड सर्वेंट्स और चीफ ऑफ यूनिक्स जो होते थे, किन्नर लोगों के लिए रहते थे। ये जो छोटी छोटी बालकनियां हैं ना, इससे फ्लावर से वेलकम कर सके उनकी। अच्छा, मतलब यहाँ पे दासियाँ खड़ी होती थी? हाँ, बैठती थी। यहाँ से कोई निकलता? अच्छा, बैठती थी, बैठ के उससे फ्लावर से वेलकम कर सकती थी। 1 2 3 रूम को भी आप अंदर से देखेंगे तो अंदर से देखिए बिल्कुल छोटा छोटा रूम है। तो ये आगे वाला हिस्सा है जिसमें गेस्ट वगैरह आ सके, और पीछे उनका रहने का स्थान इस तरह से रहता था। यहाँ से उस रूम को देखने के लिए चल रहे हैं, जैसे ऐसा मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को रिफ्लेक्शन दिखाया गया था, मगर यहाँ की कम्युनिटी नहीं मानती। तो उसके बाद में ज़्यादातर यहाँ की लोकल गाइड है, तो उस कहानी को मतलब जब पद्मावत जब फिल्म आई थी तब ये कहानी उभर के पूरे देश के सामने प्रस्तुत की गई थी जी। किस तरह दिखाया गया, तब यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी उसने उसका विरोध किया था। जी, तो वो मूवी भी अभी राजस्थान में बैन है। तो ये वो कांच है, अच्छा, इस जगह पे लगाए गए थे वो कांच? जी, यहाँ पर एक कांच लटका हुआ था, एक उधर, एक इधर, एक उधर, 5 शीशे लगाए थे। 5 शीशे लगाए हुए थे। तो यहीं से ऐसा मानते हैं कि वो रिफ्लेक्शन दिखाया गया था। तो उसमें से सामने की तरफ सीढ़ियाँ है ना, ऐसा मानते हैं कि वहाँ से रिफ्लेक्शन दिखाया गया, तो उसको अपोज किया अभी। तो अच्छा, रानी पद्मिनी कहाँ बैठी थी? वो सामने की तरफ जो सीढ़ियाँ थे ना, अच्छा, ऐसी 10-12 सीढ़ियाँ, तो ऐसा मानते हैं कि वहाँ बिठाया गया था सीढ़ियों पे नीचे। खिलजी को यहाँ खड़ा किया, वहाँ 45 डिग्री एंगल पर कांच था। मगर वो सारी जो कहानी है लोकल कम्युनिटी बिलीव नहीं करने के कारण उसको अपोज कर दिया। ऐसा क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने जिस कहानी को लिखा था ना, अच्छा, उसने लिखा था 1540 में। तो उस ज़माने में उसने लिखा था कि रानी पद्मिनी जो चित्तौड़ की थी वो इतनी सुंदर थी कि जो कुछ भी खाती थी या पीती थी जैसे गले में दिखता था। अच्छा, तो इस चीज़ को सुनकर अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली मतलब का पारदर्शी था, इतनी ट्रांसपेरेंट या फेरी उसकी स्किन थी। तो इस चीज़ को सुनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी जब रणथंभौर में लड़ रहा था, तो वहाँ से बहुत बड़ी सेना यहाँ पर भेजी और पूरे चित्तौड़गढ़ को 6 महीने तक के लिए सीज कर दिया। और शामल दास जी की कहानी ये है कि अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली का सुल्तान था, रणथंभौर जीत रहा था, तो यहाँ से जब क्रॉस हो रहा था तो बहुत भारी मात्रा में रॉयल्टी पे करनी पड़ी थी। तो उस चीज़ से बचने के लिए पहले से उसने हमला कर दिया, और हमले के कारण क्या है कि यहाँ की रानी पद्मिनी ने तो जोर किया था, राणा जो थे यहाँ के जिनको रावल रतन सिंह के नाम से जानते हैं, उन्होंने केसरिया किया। उस टाइम पे उनके अकॉर्डिंग कोई चेहरा वगैरह नहीं दिखाया गया था। और ये इसमें कहीं कहीं आपको क्रिस्टल मिलेंगे, बिल्कुल टॉप पे देखेंगे ना इसकी छत पे, तो बेल्जियम का ग्लास है जो 17वीं या 18वीं शताब्दी के हैं। इसको रंग महल बोलते हैं हम लोग। जो बिल्डिंग बनी हुई है ये खातन महल बोलते हैं इसको। ये एक्चुअल में क्या है कि एक खाती कारपेंटर जाति की एक महिला थी जिससे राज परिवार में शादी हुई थी। अच्छा, तो उनके लिए अलग से पैलेस बनवाया क्योंकि उनको रॉयल फैमिली में अलाउड नहीं किया गया। कुछ लोग इसको रूसी रानी का महल भी बोलते हैं, जब कभी भी रानियाँ गुस्सा हो जाए या रूठ जाए तो उनके लिए अलग से महल है, ऐसा भी मानते हैं। ये काली माता जी का मंदिर है और इसके अंदर 2 मूर्तियां हैं, काली माँ और अम्बे माँ की। ओरिजिनली ये ईस्ट को फेस करते हुए मंदिर है। ये ओरिजिनली सन टेम्पल होता था, सूर्य मंदिर, जो लगभग 15वीं शताब्दी तक रहा और उसके बाद में तोड़फोड़ ज़्यादा हुई थी। तो उस टाइम पे इसका जो ओरिजिनल आइडल था वो अकबर के टाइम पे टूट गया था। तो इसके अंदर नया आइडल जो 18वीं सेंचुरी में लगाया हुआ है काली और अम्बे माता का, तो ये मेवाड़ के प्रमुख टेम्पल्स में से एक माना जाता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी जैसे सर्दी नवरात्रि चल रही है तो प्रॉपर आने जाने का रास्ता नहीं है, बल्कि हम अंदर चल के देखते, और ये 9 दिन तक यहाँ पे बहुत भीड़ रहता है। इसके जस्ट सामने एक कुंड है जिसको सूरज कुंड बोलते हैं। तो यहाँ की लोक मान्यता है कि युद्ध में जाने से पहले वहाँ पे पूजा होती थी और वहाँ से स्पेशल घोड़े निकला करते थे जिस पर राइड करा करते थे राज परिवार। ये पूरा चित्तौड़गढ़ का फ्रंट वाला एरिया है जो पूर्वी दिशा है। इसका प्रिंसिपल एंट्रेंस यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर आगे की तरफ से, जिसको हम सूरज पोल बोलते हैं। अच्छा, यहाँ से आने जाने के लिए यही मेन एंट्रेंस होता था। जिस गेट से अभी आप आए थे वो रथ मार्ग या चैरियट वे कह सकते हैं, जो राणा कुंभा ने 1448 के बाद में बनाया था। यहाँ पर लगभग ये 20 किलोमीटर लंबा और लगभग 100 किलोमीटर चौड़ा ये पूरा बैटल फील्ड था। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर आगे तक का पूरा एरिया है वो मध्य प्रदेश वाला एरिया है, और इधर आगे भीलवाड़ा आ जाता है। एक ये देखिए सामने की तरफ एक स्लीपिंग बुद्धा, सोता हुआ कुंभकर्ण जिसको बोलते हैं, तो उसमें सिर, पेट और पैर दिखते हैं। उधर सिर है, लेफ्ट में सिर है, बीच में पेट है और उधर पीछे की तरफ पैर है, तो इसको सोता हुआ कुंभकर्ण या स्लीपिंग बुद्धा भी कह सकते हैं। ये सारी जो स्मारक जो है इनको सती स्मारक बोलते हैं।
अंतिम जो हमला हुआ था 1567 में अकबर के टाइम पे, तो उस टाइम पे बहुत सारे महिलाओं के द्वारा अलग अलग जौहर किए गए थे। उसमें से जल जौहर जो प्रमुख था, तो उस टाइम पे लगभग 7000 औरतों का किले के हर एक कुंड के अंदर जौहर हुआ। ऐसा मानते हैं कि भीम ने ऐसा लात मारा था तो उससे एक कुंड बना था, और इसका शेप बिल्कुल वैसे ही है। जैसे पानी थोड़ा डाउन चला जाएगा तो सामने की तरफ जो लेडी बैठी हुई है वहाँ पे उसका अंगूठा है, फिर 4-5 उंगलियाँ हैं, और ये एड़ी वाला हिस्सा ऐसा दिखता है पूरा। तो ऐसा पंजा मारा था, उससे बन गया, तो उसको भीमलत कुंड भी बोलते हैं। और ये फेमस प्लेस है उन लोगों के लिए जिनकी सती। अच्छा, भीम ने यहाँ पे लात क्यों मारी थी, इसके बारे में कुछ लिखा ऐसा हुआ है? मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग, जैसे महाभारत में इनका वनवास हुआ था तो उस टाइम पे अलग अलग जगह पे गए थे, तो यहाँ से भी होके गुजरे थे। तो ऐसा मानते हैं कि माता कुंती को प्यास लगी थी तो भीम ने यहाँ पे लात मार के पानी, तो उसको नकार दिया। फिर आगे कहीं नहीं, माता कुंती नहीं होंगे, साथ में द्रौपदी होंगी। हाँ, माता द्रौपदी, वो इस तरह से कोई थे उनके साथ। द्रौपदी जी आई थी उनके साथ में। तो उनको प्यास लगी थी, तो उस हिसाब से उनको। तो अब ये पानी कितना गहरा जो नीचे चला जाएगा उसके बाद दिखेगा? ये सबसे गहरा है, ये लगभग अभी 50 से 55 फीट गहरा होगा। अच्छा, अभी ये मतलब 10-15 फीट नीचे उतर जाएगा पानी, उसके बाद इसमें मालूम पड़ेगा कि पैर के जैसा निशान है। मैंने भी सुना है कि जो भीम था, भीम के अंदर 10,000 हाथियों के बराबर बल था। बस, तो उसी कारण से हम उसको मानते हैं कि भीम ने ऐसा लात मारा होगा तो ऐसा कुंड बना होगा। तो ये लोग यहाँ पे थे, तो ये इनके परिवार उधर चले गए। तो इस तरह से अलग अलग हिस्से में आपको। तो यहाँ पे जिनकी प्रतिमा लगी हुई, ये सती थी, यहाँ पे सती हुई थी, सती हुई थी, तो उनकी प्रतिमा उनकी जल सती, जल जौहर। जल जौहर है। चित्तौड़गढ़ के प्रिंसिपल एंट्रेंस, जिसको हम सिंह द्वार भी कह सकते हैं, इसका नाम है सूरज पोल। सूरज की तरफ इसका चेहरा होने के लिए सूरज पोल है। ये गेट जिसे हैं तो 18th सेंचुरी के हैं। इधर से इसके ऊपर स्पाइक जो है ये हाथी से प्रोटेक्ट करने के लिए, हाथी इसको सिर से मार के ना तोड़ देना, इसके लिए। फिर भी क्या करते थे कि बाहरी हमलावर जो हाथी होते थे उनको बहुत भारी मात्रा में मदिरा पान करा के इस पर डेड एनिमल बांध देते थे, तो वो यहाँ पे मारते थे तो वो मरा हुआ ऊँट या घोड़ा होता था, इसमें लॉक हो जाता था, फिर वो इजीली इसको तोड़ सकते थे। नीचे की तरफ ये छोटे छोटे 7 गेट वहाँ तक है, जो क्या है कि उस ज़माने में जितने भी बाहरी हमलावर आए थे उसमें से जो ज़्यादातर हमले हुए थे इसके फ्रंट से हुए थे। इसी कारण इसका जो मेन एंट्रेंस आपको टूटी हुई या डिस्ट्रक्शन में मिलेगा। ऐसा 2 गेट आपको देखने को मिल रहे हैं, ऐसे नीचे तक जाने पर 60 टूटे फूटे गेट इसमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, हम जिधर से आए थे वो नया रास्ता है जो 1448 से 58। कई गेट है, इधर आइए। उधर 7 गेट है, इधर भी 7 गेट है। मतलब वो रास्ता जो है नया है, ये पुराना है? वो 1448 के बाद का है, उससे पहले ये मेन रास्ता रहता था। और राम के वंशज थे, तो उस तरफ के प्रथम गेट का नाम राम, दूसरे का नाम लक्ष्मण गेट है, और फिर हनुमान पोल है, जोरला पोल है, गणेश पोल है, तो इस तरह से बना रखा है। तो इस तरफ भी नाम है और उस तरफ भी नाम है, तो नाम हर गेट के रहते थे। ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा सबसे फेमस टावर है, जिसको कीर्ति स्तंभ, मान स्तंभ या आदिनाथ स्तंभ के नाम से जानते हैं। इस तरह की सीढ़ियाँ अगर गिने तो 75 सीढ़ियाँ ऊपर तक जाने के लिए है, और ये 12th सेंचुरी का है। इसको बनाने वाले थे श्रेष्ठी जीजाशाह, जो राज परिवार के बहुत बड़े वित्त मंत्री होते थे, और इन्हीं में से एक वंशज थे जिनका नाम था बामाशाह, जिन्होंने अपना पूरा खजाना राणा प्रताप को दिया था, जिससे उन्होंने 27 साल तक युद्ध जारी रखा। तो उन्हीं में से एक प्रथम थे, उनका नाम था श्रेष्ठी जीजाशाह, उन्होंने इसको बनवाया था और आदिनाथ जी को समर्पित किया था, इसलिए आदिनाथ स्तंभ बोलते हैं इसको। और बगल में जैन टेम्पल है जिसमें नेमिनाथ जी, इधर मंदिर जी है, तो इसमें भी 2-3 मूर्तियाँ हैं। इसका जो फ्रंट है, जैसे ये मैडम खड़े हुए ना, यहाँ तक इसका फ्रंट यहाँ तक होता था, मगर अंतिम हमले के दरमियान इसका फ्रंट तोड़ दिया गया था। अच्छा। ऊपर वाला हिस्सा भी टूटा हुआ गुंबद की शेप में बना दिया था, तो उस पर वापस कलश रख के उसको वापस हिंदू शैली में बनाया। इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर, तो ऊपर जा सकते हैं सीढ़ियों से? ऊपर 1985 से पहले आम लोगों के लिए अलाउड था, मगर अभी बंद कर दिया। जैसे बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, सर चढ़ जाएं, गिर ना जाएं, इसके लिए। और अंदर से बहुत ज़्यादा सपोकेटेड है, और अंधेरा ज़्यादा होने के कारण टूरिस्ट की फैसिलिटी या फेस्टी के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से उसको बंद कर दिया। फिर ये इस तरफ से घूमेंगे तो ये अभी का स्टेट म्यूज़ियम है, जहाँ हमने जैन टेम्पल के पीछे से देखा था, और वो हम लोगों का गांव है जहाँ पर 5000 की आबादी रहती है। तो इस तरह से हमारा फोर्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, और यहीं से आज्ञा लेंगे तो अभी हम वापस रामपोल गेट से अपना एग्ज़िट कर लेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू। ओके, और कभी आइएगा, वेलकम अगेन। जरूर। ओके, नमस्ते, वेलकम अगेन चित्तौड़गढ़ फोर्ट।